इस शो में दिखाए गए होस्ट के विचार उनके अपने हैं। नेटवर्क का इनसे कोई संबंध नहीं है। भारतीय जंगलों में शिकार करना गैर कानूनी है। मैं जिम्बाब्वे में हूँ और मैं जा रहा हूँ लेक करीबा की तरफ, जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक मैन ईटिंग क्रोकोडाइल्स ने अपना घर बसाया हुआ है और वो रोज उस एरिया के लोगों और जानवरों पर हमला करते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मुझे अफ्रीका की या शायद पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किलों से भरी व्हाइट वाटर नदी में सफर करके आगे जाना होगा, यानी ज़ैम्बेज़ी रिवर। तकरीबन 25 साल से मुझे जंगल से खाना हासिल करके पकाकर खाने में दिलचस्पी रही है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक मैन ईटिंग क्रोकोडाइल्स रहते हैं। इसमें हार्मोन्स, ड्रग्स या स्ट्रेस कुछ ना हो। मुझे चाहिए कि मेरा खाना मुझे उसके कुदरती इलाके में दौड़ता, उड़ता या तैरता दिखाई देना चाहिए। मेरे हाथों को देखिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इतने कांप रहे हैं। मैंने दुनिया भर में समंदर, रेगिस्तानों और जंगलों में सफर करके सबसे शानदार जीवों का शिकार किया है। ये बहुत खतरनाक है। मैं हूँ मारियो कैल्पो और ये है मैन ईट्स वाइल्ड। इस गांव में खतरनाक क्रोकोडाइल्स कहर ढा रहे हैं। उन शिकारी जानवरों के करीब रहने की वजह से इन लोगों का उनके साथ सामना होता है। यहाँ जानवरों और इंसानों दोनों के लिए लेक करीबा के रिसोर्सेज जरूरी हैं। मैं मिल रहा हूँ एम्बेक्स और टुलानी से, जो इंसानों और क्रोकोडाइल के बीच बैलेंस बनाने के इस काम में मेरी मदद करेंगे। यहाँ फिशिंग कम्युनिटीज रहती हैं, इसलिए उनका सामना क्रोकोडाइल से होता है, क्योंकि दोनों ही नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और इस वजह से दोनों के बीच में मुकाबला होता है। इसमें लोगों की जान जाती है और साथ ही उनके जानवरों की भी। वो बहुत कीमती होते हैं। हाँ, उनके लिए तो वो सब कुछ होंगे। हाँ, सही कहा। तो अगर मैं इन लोगों के लिए एक मुसीबत कम कर दूं और मैं जिस क्रोकोडाइल का शिकार करूं उससे एक कमाल की डिश भी बनाऊं, तो मुझे लगता है कि इसमें सभी का फायदा होगा, है ना? तो टुलानी, क्या तुम मुझे शिकार के लिए ले जाओगे? मैं लेके जा सकता हूँ। बढ़िया। मेरी तुमसे जब फोन पर बात हुई थी तब तुमने बताया था कि तुम्हारा दोस्त भी हाल ही में क्रोकोडाइल हमले का शिकार हुआ था। तो मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताओ। हाँ, मेरा नाइजेल नाम का एक करीबी दोस्त है, उस पर क्रोकोडाइल ने अटैक किया था। पर बेहतर होगा कि आप उसकी कहानी उससे ही सुनिए। लो, आ गया नाइजेल। हेलो मारियो, मिलकर अच्छा लगा। तुम तब क्या कर रहे थे जब उस क्रोकोडाइल ने तुम पर हमला किया? इसने मछली फंसाई, लेकिन वो कहीं अटकी थी। वो जोर लगाने पर भी बाहर नहीं आई। ये पानी के बाहर किनारे पर खड़ा था, तो अटकी हुई लाइन निकालने के लिए इसने एक लकड़ी ली और उससे लाइन हिलाने के लिए? हाँ, उससे लाइन निकालने लगा। अच्छा। अचानक पानी से एक क्रोकोडाइल बाहर आया। वो अचानक जमीन पर आया और इसकी टांग दबोच ली। अरे बाप रे, ये कितने गहरे जख्म हैं। उस क्रोकोडाइल ने इसे पकड़ा और खींचकर पानी में उस पेड़ जितना दूर ले गया। तो जब क्रोकोडाइल इसे घसीटकर ले जा रहा था तो इसे एक पेड़ दिखा और इसने उसे पकड़ लिया। ये वहां के हार्बर के पास पहुंच गया था और तभी एक बोट वहां से गुजर रही थी। स्पीड बोट की आवाज सुनकर शायद क्रोकोडाइल डर गया और इसे छोड़कर भाग गया। उस दिन के बाद ये इतना डर गया कि अब ये रिलीजियस हो गया है। ये अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि उस दिन तुम जिंदा नहीं बचने वाले थे। तुम बहुत लकी हो। मैं ये काम इतने सालों से कर रहा हूं, लेकिन जितना मोटिवेटेड मैं आज हूं किसी जानवर का शिकार करने के लिए, उतना कभी नहीं हुआ।
मुझे इन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी हालत देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। तो अब मैं नदी के आसपास जाकर पूरे एरिया को चेक करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन मैन ईटिंग क्रोकोडाइल्स में से एक को तो ठिकाने लगा दूं। यही मेरा गोल है। तो हम उस एरिया में आ गए हैं जहां हमें क्रोकोडाइल्स मिल सकते हैं। हाँ, पूरी ज़ैम्बेज़ी रिवर में मिलाकर आज तक क्रोकोडाइल्स के हमलों से जितने लोग मारे गए हैं, मैंने पढ़ा है कि उतने लोग कहीं नहीं मारे गए हैं। सही कह रहा हूँ ना? सही कहा। देखो, मैं जानता हूँ कि ये नदी जिम्बाब्वे की जान है। लोग इस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर इस नदी के पास जाना ही पड़ता है जिंदगी जीने के लिए। हाँ, यहाँ लोग पानी के पास भी आते हैं और कभी कभार पूरा का पूरा परिवार यहाँ आ जाता है नज़ारा देखने के लिए और अपना काम करने के लिए, जैसे कपड़े धोना और फिशिंग करना। ये रिवर लाइफलाइन है। ये वो फिशिंग बोट्स हैं जिनमें बैठकर यहाँ के गांव के लोग रोज नदी में जाते हैं। अच्छा, नाइस। इन्हें पेड़ के तनों को खोखला करके बनाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक 15-16 फुट के भूखे और गुस्सैल क्रोकोडाइल के सामने टिक पाएगी। इसमें कोई सेफ नहीं होगा। एक तरह से ये मौत को इनविटेशन देने जैसा है। दुलानी ने मुझे बताया कि लोग इस चप्पू से ही उसे भगाते हैं। I mean, आप देख ही लीजिए, इससे तो बस उसे गुदगुदी होती होगी। लेक करीबा यहाँ के सभी गांवों के लिए जरूरी है। ये लोग इसी के रिसोर्सेज के सहारे जीते हैं, लेकिन यही उनके लिए सबसे डरावनी जगह बन गई है। क्रोकोडाइल्स को मारना बहुत मुश्किल होता है। उनके 10 सेंटीमीटर लंबे दिमाग में गोली मारने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, यानी कि इतने बड़े जानवर के साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मॉन्स्टर्स 6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 1 टन तक हो सकता है। फुर्तीले नाइल क्रोकोडाइल शातिर शिकारी होते हैं जिनका शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं होता और ये काफी देर तक इंतजार करके चालाकी से शिकार करते हैं। तो कल मैंने और टुलानी ने इस पूरे एरिया में घूमकर सब कुछ देखा। यहाँ बहुत सारे गांव वालों से बात की। जाहिर है कि वो क्रोकोडाइल से परेशान हो गए हैं, इसलिए आज वो दिन है जब मैं एक क्रोकोडाइल का तो शिकार करूंगा। मुझे लगता है ये जो लंबी घास है उसमें छिपकर हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। मुझे एक बड़ा क्रोकोडाइल मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से मुझे फ्रंट शॉट तो मिल रहा है, लेकिन मैं जिस एंगल पर हूँ वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं घूमकर दूसरी तरफ जाऊंगा और एक बेटर एंगल से निशाना लगाऊंगा। और वहाँ की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई कवर नहीं होगा, लेकिन ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। ये तो बड़ा छोटा है। हाँ, दूसरे एंगल से बड़ा लग रहा था लेकिन छोटा है। हाँ, तो ये नहीं चलेगा। ये सारी चीजें बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं। हम जमीन पर रेंगते हुए यहाँ तक पहुंचे और यहाँ आकर पता चला कि वो क्रोकोडाइल बहुत ही छोटा है। मैं ऐसे जानवर को नहीं मारूंगा जिससे परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये क्रोकोडाइल्स भी यहाँ के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। फिलहाल यहाँ इन क्रोकोडाइल्स का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरा गड्ढा है यहीं पर फीमेल क्रोकोडाइल्स अपने अंडे देती हैं, फिर मिट्टी से इसे ढक देती हैं। क्रोकोडाइल्स की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंडे के आसपास जैसा टेम्परेचर होता है उसी से ये डिसाइड होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। इसके नीचे शायद अंडे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ, दिख तो रहे हैं, कुछ तो है। हाँ, एक मिनट रुको, ये देखो। हाँ, शायद दम घुटने से मर गई थी। अजीब बात है। यहाँ हालात बहुत मुश्किल है। देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप देख ही सकते हैं इतनी गर्मी है। टेम्परेचर शायद 40 या 45 डिग्री सेल्सियस होगा। क्रोकोडाइल्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं। आज सुबह की ही बात है। गांव के आदमी का एक जानवर था नदी के पास जिस पर
क्रोकोडाइल ने हमला कर दिया और उसकी एक टांग किनारे पर ही रह गई थी, तो मैंने उसी टांग को किनारे के पास रख दिया है और अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई खतरनाक क्रोकोडाइल उसके पास आए। उसके आते ही मैं शूट कर दूंगा। मैंने अपने आप को अच्छे से छिपा लिया है और अब बस मुझे इंतजार करना है। ऐसे छिपकर बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, मैं बहुत बोर हो गया हूं। क्रोकोडाइल्स जल्दी सामने नहीं आते। उनका शिकार चालाकी से और सब्र यानी पेशेंस से करना होगा। ये आदमी हमें दिखाएगा कि वो बड़ा खतरनाक क्रोकोडाइल कहाँ है। थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने उसे देखा था जब उसने एक जानवर को मार दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रोकोडाइल्स कितना नुकसान करते हैं। खतरनाक होने के साथ साथ ये जानलेवा भी होते हैं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जो मैं देख रहा हूँ समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इन क्रोकोडाइल्स को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि इनकी आबादी तो बढ़ रही है। इसका मतलब ये बहुत चालाक हैं। हाँ, ये आसानी से सामने नहीं आते। सही कहा। हमें अभी अभी सामने दो बहुत बड़े क्रोकोडाइल्स दिखाई दिए हैं, तो अब हम धीरे धीरे उनकी तरफ जाएंगे। वो नदी के बीच एक ऊंची जमीन पर है। मेरे पास बस एक ही मौका है, वन शॉट। ठीक है, मैं तैयार हूं। गन के झटके से चोट लग गई। थोड़ा सा खून बह रहा है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े शिकार को मार गिराया। ये देखिए, जो चोट का निशान है, अब हमेशा याद रहेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो है उसे जाकर लेकर आना। वो वहां पानी के बीचों बीच है, तो हमें पानी में चलकर जाना पड़ेगा और इसमें काफी खतरा है क्योंकि वहां और क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बारिश शुरू हो गई है। ये बारिश के मौसम का पहला दिन है और मैंने अभी अभी एक खतरनाक मैन ईटिंग क्रोकोडाइल को मारा है। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है। वो वहाँ सामने है, मुझे दिख रहा है। बस थोड़ी सी दूरी है। और देखिए, गांव के लोग हमारे साथ सेलिब्रेट करने आ गए हैं। आ जाओ। देखिए कितना बड़ा है, पास से तो और भी बड़ा लग रहा है। अरे बाप रे। क्रोकोडाइल्स पहली प्रॉब्लम है और हम सब पर बिजली गिर सकती है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बारिश तेज हो सकती है, ये तीसरी प्रॉब्लम है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जानवर सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये किसी पर भी आसानी से हमला कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। मीट खाएंगे, स्किन निकालेंगे और गांव वालों के लिए कम से कम एक मुसीबत कम हो गई। मैं इस क्रोकोडाइल के पूंछ के मीट का इस्तेमाल करके एक बहुत ही लाजवाब एशियन डिश बनाने वाला हूं और बाकी का जो जानवर है उसे हम गांव वालों को डोनेट करने वाले हैं, ताकि इस क्रोकोडाइल की पूरी बॉडी का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। इससे फ्रेश मीट और कहाँ मिलेगा। जैसा आप देख सकते हैं, इसकी पूंछ अब भी
थोड़ी सी हिल रही है। आराम से, ये आराम बिल्कुल से, फ्रेश धीरे। वाइल्ड एक मीट। साथ में एक गांव के बहुत सारे लोग धीरे, यहाँ पर धीरे, आ गए धीरे, हैं धीरे क्योंकि काटो। जाहिर है कि गोली चलने की आवाज उन्होंने सुनी होगी और अब ये लोग मेरी इस क्रोकोडाइल की खाल निकालने में मदद कर रहे हैं और अब मुझे एहसास हो रहा है कि इसे मारना कितना जरूरी था और इसीलिए ये लोग यहाँ आकर मेरी मदद कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया मीट का पीस है, मेरे लिए इतना काफी होगा। ये देखिए, ये एक बहुत ही क्लीन मीट है और साथ ही हेल्दी प्रोटीन का सोर्स भी। बाकी का मीट निकालकर मैं इन लोगों में बांट दूंगा और उसके बाद हम डिनर बनाएंगे। आज का दिन फैंटास्टिक था। मैंने यहाँ लोगों के लिए मुसीबत बने क्रोकोडाइल का शिकार किया। गांव के लोगों को खाना भी मिल गया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। जिम्बाब्वे में आज का ये दिन शानदार था। अगर किसी को भी लगता है ये काम आसान है तो वो बेवकूफ है। यहाँ मिट्टी में बहुत फिसलन है और ये जानवर बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेक करीबा के पास मेहनत से शिकार करके मैं क्रोकोडाइल की पूंछ के मीट से एक सदर्न एशियन डिश बनाने वाला हूं। इस मीट के लिए चाकू की धार तेज होनी चाहिए क्योंकि क्रोकोडाइल का जो मीट होता है थोड़ा सख्त होता है। मैंने इससे पतले पतले फिलेज बना लिए हैं। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काटना है। इसे छोटे पीसेस में इसलिए काट रहे हैं ताकि ये पीसेस मैरिनेशन को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लें। तो इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मुझे इस मीट को एकदम अच्छे से सीजन करना है। इसके लिए लेंगे सॉल्ट, ये हिमालयन सॉल्ट है। इसके बाद डालेंगे पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा क्यूमिन। ये जो चीजें मैं डाल रहा हूँ ये आइकॉनिक फ्लेवर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के। इन सब के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल कर रहा था। मीट पर ये सारी चीजें अच्छी तरह से लगाने के बाद हम अब एक और मैरिनेट तैयार करने वाले हैं। मेरे पास ये गार्लिक है, जिंजर, चिली, शैलट और लाइम भी है। ये जो गार्लिक आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटे हैं क्योंकि ये अफ्रीका से हैं और ये छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाए गए हैं। ओके, अब कुक करने के लिए आग जला लेते हैं। जब तक आग तेज होती है हम मैरिनेट तैयार कर लेते हैं। एक्चुअली ये एक ड्रेसिंग की तरह है जिसे हम एंड में इस डिश पर डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है राइस वाइन विनेगर, सोया सॉस। दुनिया भर में जितनी भी एशियन डिशेस बनती हैं उसमें ये डलता ही है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली पेस्ट। स्पाइसीनेस के साथ साथ इससे डिश को हीट भी मिलेगी। और फिर हम इस लेमन को ग्रेट करके डालेंगे लाइम जेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्या बात है, ब्यूटीफुल, कमाल की खुशबू है। तो हमारे क्रोकोडाइल मीट के लिए एशियन स्टाइल ड्रेसिंग अब तैयार है। इसे एक तरफ रख देते हैं और अब हम कुक करेंगे हमारे क्रोकोडाइल मीट को। तो मुझे यहाँ के लोगों ने ये ग्रिल दिया है, इसे मैं आग के ऊपर रख रहा हूँ। इससे मेरा काम हो जाएगा और जो वॉक है वो इसके ऊपर परफेक्टली फिट हो गई है। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वॉक बहुत ज्यादा गर्म हो ताकि डिश जल्दी बने। सीक्रेट इंग्रेडिएंट सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल का स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है, इस वजह से ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है और फ्लेवर भी बढ़िया होता है। अब इसमें डालेंगे मीट के पीसेस। इस वक्त इस वॉक से कमाल की खुशबू आ रही है। मीट अच्छे से सीजन हुआ है और मैं देख सकता हूँ कि मीट में सारे इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर अब्सॉर्ब हो गए हैं और हमें यही चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये सॉटे इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमने काट कर रखा हुआ था। इनसे भी इस डिश को एक अलग फ्लेवर मिलेगा। एक तरह से फ्लेवर्स की लेयर्स एक के बाद एक बन रही हैं। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले क्रोकोडाइल के मीट के पीसेस को इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे हमारी सीक्रेट ड्रेसिंग।
उसके बाद लेमन या लाइम जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। इससे एक सिट्रिक टेस्ट आएगा। फ्रेश बेसल और थोड़े सेसमी सीड्स। ये टेक्सचर के लिए है। आपको याद होगा हमने कुक करने के लिए सेसमी ऑयल डाला था। और लीजिए ये तैयार है। साउथ ईस्ट एशियन कुकिंग से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ जिम्बाब्वे में मैंने आपके लिए बनाई है क्रोकोडाइल मीट से बनी ये जबरदस्त डिश। जिम्बाब्वे में कुछ शानदार दिन बिताने के बाद मैंने क्रोकोडाइल के मीट से एक बढ़िया डिश बनाई है। और यहाँ मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त एम्बेक्स हैं जो इस डिश को ट्राई करेंगे। एम्बेक्स खाकर बताओ तुम्हें कैसी लगी। अच्छी है? ये बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। वैसे मानना पड़ेगा डिश तो बहुत अच्छी है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ पर ये सच में टेस्टी है। तो एम्बेक्स, जिम्बाब्वे की मेरी ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रही। यहाँ का कल्चर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आया, यहाँ के रहने वाले एक आदमी मैथ्यू से मिलने जा रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि वो ऑरिक्स का एक्सपर्ट है और इस एरिया को भी अच्छी तरह से जानता है। तो शायद वो मुझे बता सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैथ्यू। हाय मारियो। हाँ, हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू आवर वैली। ओह थैंक यू। आ जाओ। तो मैथ्यू, बेसिकली मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे ऑरिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं यहाँ उनका शिकार करने आया हूँ। तो जो ऑरिक्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो किस तरह का होता है? उन्हें खुले मैदान पसंद है क्योंकि वो डेजर्ट में रहने वाले जानवर हैं, पर कभी कभी वो पहाड़ों पर भी मिलते हैं। और उनकी ऐसी खूबियाँ बताइए जिनसे उनका शिकार करना मुश्किल होगा। उनकी नजर तेज होती है, सुनने और सूंघने की पावर भी बहुत ज्यादा अच्छा। होती है। वो घबरा कर भाग जाते हैं। मतलब शिकार मुश्किल है? हाँ, उनका शिकार करना मुश्किल होगा। अच्छा, आसान काम तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं, पर मैंने सुना है कि उनका मीट बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल, उनका मीट कमाल का होता है। वो जानवर सिर्फ बढ़िया घास खाते हैं, इसीलिए उनका मीट टेस्टी होता है, एकदम ऑर्गेनिक। परफेक्ट। वैसे खाने से मुझे याद आया, तुमने यहाँ पर एक आउटडोर ओवन बनाया है, इसके बारे में बताओ। नामीबिया के हर घर में ये होता है और इसे ब्राई कहते हैं, जिस पर हम मीट बनाते हैं। ब्राई यानी कि बारबेक्यू? हाँ, एक तरह का बारबेक्यू ही है। अगर मैं किसी ऑरिक्स या गेम्सबॉक का शिकार कर पाया तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं उसे यहाँ ले आया और इस पर कुछ बनाया? क्यों नहीं, अच्छा रहेगा। हम दोनों साथ में बनाएंगे, बढ़िया। मजा आएगा। और बस एक आखिरी बात मुझे पूछनी थी, क्या तुम मैप पर मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पर मैं गेम्सबॉक या ऑरिक्स का शिकार कर सकता हूँ? हाँ चलो, मैं तुम्हें मैप दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा देखो, तुम ये माउंटेन रेंज देख रहे हो हाँ, ना? देख रहा हूँ। हाँ, वो इसके नीचे पाए जाते हैं और यहाँ जाकर छिप जाते हैं। तो वहाँ पहुँचना आसान है क्या? अरे नहीं, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता नहीं तुम कैसे पहुँचोगे, सच में ये मुश्किल होगा। कोई तरीका निकालना तुम्हें होगा? कोई नया तरीका निकालना होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि उस जगह तक कैसे पहुँचना है। होपफुली मैं ऑरिक्स का शिकार करके लौटूंगा और यहाँ आने के बाद तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी डिश बनाऊंगा। मुझे खुशी होगी। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच All the मैथ्यू। best, Mario. मिलते हैं। जब मुझे पता चला कि ऑरिक्स ऐसी जगह पर हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो मैंने बात की एक एयर बलून पायलट से और ये मुझे वहां तक ड्रॉप करने वाले हैं। इस हॉट एयर बलून में ऑरिक्स को ढूंढना भी आसान होगा क्योंकि मैं उन्हें काफी ऊपर से देख पाऊंगा और ये कोई आवाज भी नहीं करता। ऊपर से ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। ये ऑरिक्स सच में एक बहुत ही बड़े और यूनिक एरिया में रहते हैं। ये देखिए गाइस, मेरे सामने वही एरिया है जिसके बारे में मैथ्यू ने बताया था और मेरे ठीक नीचे मुझे 2 ऑरिक्स दिखाई दे रहे हैं और अब बारी है यहाँ लैंड करने की। थैंक यू सो मच यार लाने के ऑल लिए। द बेस्ट मारियो, हैप्पी हंटिंग। मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ और मुझे पीछे ढेर सारे ऑरिक्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद मुझे सामने खुले मैदान में गेम्सबॉक
यानी ऑरिक्स दिखाई दे रहे हैं। ये उनका ही एरिया है जो एक खुला मैदान है। मेरे ख्याल से इस चढ़ाई से ऊपर जाकर मैं अच्छे से देख पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुझे ये झुंड मिल गया। अच्छा हुआ मैं पहाड़ी से नीचे आ गया। वो मुझसे लगभग 550 मीटर की दूरी पर है और ये प्लेन्स यानी कि खुले मैदान में है जो इनका नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन शिकार करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये खुला मैदान है, तो मेरे लिए छिपने की जगह बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इस झुंड में ज्यादातर फीमेल्स हैं और उन्हें पहचानने का तरीका ये होता है कि उनके सींग पतले होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं। वहीं मेल्स के सींग मोटे होते हैं और उम्र के साथ टेढ़े हो जाते हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा झुंड वहां से भाग खड़ा हुआ, जो मेरे लिए बुरा है। एक कमाल का मौका हाथ से चला गया, पर अच्छी बात यह है कि मैं जानता हूँ कि नेचर में सारे जानवर मिलजुल कर ही रहते हैं। आपने अगर एक जानवर को डराया, भले ही वो कोई भी जानवर हो, तो वो दूसरों को आगाह कर देगा। अगर एक जानवर भागने लगता है तो सभी भागने लगते हैं। वो एक तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नेचर में तो ऐसा ही होता है। इससे पता चलता है कि किसी भी जानवर के करीब पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये डेजर्ट बहुत बड़ा है और ऑरिक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो चालाक होते हैं और हमेशा एक जैसा काम नहीं करते, जिससे उनका अंदाजा लगाना आसान हो जाए। ये शिकार बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप जो देख रहे हैं वो एक सोशेबल वीवर बर्ड नेस्ट है। ये छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो यहाँ से घास इकट्ठा करके अपने लिए एक नेस्ट यानी घोंसला बनाती हैं और वो बनाते ही जाती हैं। ये उनका लाइफ टाइम गोल है, बड़ा घोंसला बनाना। आप खुद ही देखिए इसका साइज, ये कितना बड़ा है। अब इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है, इतने बड़े घोंसले के आसपास येलो किंग कोबराज और ब्लैक माम्बाज पाए जाते हैं। ये दोनों स्नेक्स घोंसले में घुस जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। वो सारे अंडे खा जाते हैं, बर्ड्स पर हमला करके उन्हें भी खा जाते हैं और फिर इस घोंसले को अपना नया घर बना लेते हैं। तो अगर नामीब डेजर्ट में आपको ऐसा कुछ दिख जाता है तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि उससे जितना हो सके दूर रहें। जहाँ भी इतनी गर्मी होती है, इस बात की गारंटी होती है कि वहाँ के जानवर पानी के पास ही पाए जाएं। और एक ऐसी टेक्निक है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ऐसे एरियाज में जानवर कहाँ मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक ऑरिक्स की बात है, ऐसे जानवर जो डेजर्ट में रह पाते हैं 2-2 हफ्तों तक, वो भी बिना पानी पिए, ऐसे जानवरों के लिए ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए पानी का सोर्स ढूंढकर उनका वहाँ इंतजार करना बेकार होगा। वो उस छोटी पहाड़ी को पार करके उस तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऑरिक्स है, वो अभी उस तरफ गया। मुझे तेजी से उस तरफ जाना होगा और हो सकता है मैं उनके पास पहुंच जाऊं। अरे हद होती है, मैं जिस झुंड का पीछा कर रहा था वो यहाँ से काफी दूर निकल गया है। मैं देख सकता हूँ वो वहां उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 1.5 मिनट में यहाँ आ गया था और वो 1.5 किलोमीटर दूर निकल गए। ओह, वो बहुत तेज है, कुछ ज्यादा ही तेज है। तो मैं अब भी शिकार के लिए ऑरिक्स की तलाश में हूँ। अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। मैं बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे जा रहा हूँ और वो दूर से ही मुझे देख लेते हैं और भाग जाते हैं। और हवा उनकी तरफ बह रही है तो मेरी सेंट उन तक पहुँच जाती है। अभी के लिए तो यहाँ हालात मेरे खिलाफ हैं। मुझे पता है कि यहाँ से आगे जाकर गेम्सबॉक का एक छोटा झुंड है। वो मुझसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। मैं धीरे धीरे उनके पास जा रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि ये हवा जो है मेरा सारा काम बिगाड़ रही है और उनकी नजरों से बचकर उनके पास पहुँचना नामुमकिन लग रहा है। इसलिए मैं उन झाड़ियों के पास जाने वाला हूँ। देखते हैं कि वहां से निशाना लगता है या नहीं। मैं वक्त नहीं गवा सकता।
बाप रे, वो बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ से निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। ये एक बड़ा झुंड है, लगभग 400 मीटर दूर। हवा उन्हीं की तरफ बह रही है और मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बहुत हो गया पीछे भागना, अब निशाना लगाने का वक्त है। वो राइट में जा रहे हैं। अरे झाड़ियां बीच में आ रही हैं। ये राइट में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। मुझे भी राइट में जाना होगा। पहली बारी में ही निशाना सही लग गया। अब चैन की सांस लूंगा। जो करने आया था फाइनली मैंने कर लिया। गेम्सबर्ग का शिकार करना बहुत मुश्किल है। I mean, यहाँ का मौसम, हवा की दिशा, ऊंचे पहाड़ और ऑरिक्स जैसा जानवर जो इतनी तेज नजर रखता है, इन सारी चीजों के बावजूद मैं शिकार में कामयाब रहा। इतने चालाक जानवर को मैंने लगभग 400 मीटर की दूरी से ढेर कर दिया। ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक पर हूँ। नमीबियन डेजर्ट में खुले मैदान में रहने वाले जानवर का शिकार किया मैंने, और मुझे इसी काम से बहुत खुशी मिलती है। अलग अलग जगहों पर जाना, अलग अलग जानवरों का शिकार करना और उनके मीट से बढ़िया डिशेस बनाना, यही मेरा पैशन है। मैंने आज तक कभी इतना यूनिक जानवर नहीं देखा। देखकर लगता है कि इसकी उम्र ज्यादा थी। इसके सींगों के नीचे की तरफ ये चौड़ा प्लेन पार्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये ऑरिक्स आज नहीं तो कल मरने ही वाला था। मैंने किसी जवान ऑरिक्स का शिकार नहीं किया। ये जानवर सच में डेजर्ट में रहने के लिए ही बने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इतनी दूर से कितना अच्छा निशाना लगाया था। ये सच में अमेजिंग है। इसकी बॉडी में यहीं कहीं मेरी गोली रहेगी। वाउज़ा, गोली बिल्कुल सही निशाने पर लगी। ये जानवर तुरंत मर गया था। एक भी सेकंड के लिए ये तड़पा नहीं। मैं इस जानवर के हर हिस्से का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जिस भी जानवर की जान लेता हूँ, मैं उसकी बॉडी को पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूँ, वरना नाइंसाफी होगी। मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। ये बहुत भारी है और इसे लेकर जाना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे 1-2 पहाड़ियों को पार करना है, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। नमीबियन डेजर्ट में डूबते हुए सूरज को देखना अपने आप में एक जबरदस्त नजारा है। मेरे लिए ये मेरी जिंदगी के सबसे कमाल के एक्सपीरियंसेस में से एक रहा। ये एरिया सच में बहुत खूबसूरत है, और मुझे यहाँ मिली है अमेजिंग ऑरिक्स, जो एक बहुत बड़ी फीमेल है। कल मैं इससे एक डिश बनाऊंगा, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक जबरदस्त डिश बनाऊंगा, जिसकी इंस्पिरेशन मैंने नॉर्थ अफ्रीकन, मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्टर्न क्विजीन से ली है। मैं बना रहा हूँ स्टफ्ड पेपर, स्टफ्ड टमेटोज, गेम्सबर्ग मिंस्ड मीट और साथ ही बैकस्ट्रैप मीट के साथ कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले ये जो कैप्सिकम यानी पेपर है, इसका टॉप काटेंगे। अब इस पीस में अंदर जो भी है उसे निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। इसके बाद टमेटोज को भी हम इसी तरह से काटेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, टॉप काटेंगे। ओके, अब हम लेंगे ये छोटा टीस्पून और इस पीस के अंदर का सब कुछ निकाल लेंगे। इस डिश के लिए प्लीज थोड़े सख्त टमेटोज का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद में ये बहुत नरम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बनाएंगे एक सॉटे, जिसे हम राइस स्टफिंग में मिक्स करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए गार्लिक, स्पेनिश अनियंस, थोड़े से मशरूम्स, थोड़ा मिंट, थोड़ा फेनल, आमंड्स, सॉल्ट,
पेपर, रेजिन्स और जुकीनीज। इन सबको हमने चॉप कर लिया है। ठीक है, अब हम लेंगे ये पैन। मैंने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। सबसे पहले इसमें गेम्सबॉक मीट डालेंगे। मशरूम्स, zucchini, कुछ हर्ब्स, स्पेनिश अनियन, गार्लिक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन बढ़िया वेजिटेबल्स और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब पैन को वापस आग पर रखेंगे। ओके, तो सौटे तैयार हो गया है। इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। ध्यान रहे बहुत गर्म है। ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल और उसके बाद ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से रेजिन्स, फिर आमंड्स। इससे इस डिश को बढ़िया टेक्सचर मिलेगा। और अब इस मिक्सचर में हम राइस डालेंगे। राइस डालने के बाद अपने हाथों से ही इसे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने जो मिन्स यानी कीमा बनाया है, इसमें 30% गेम्सबॉक फैट है और 70% मीट है। आपको लग सकता है कि मैंने इसमें फैट का कंटेंट ज्यादा रखा है, पर ये जरूरी है क्योंकि चावल बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इसीलिए चावल में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये टमेटो साल्सा। ये बेसिकली चॉप्ड टमाटोज हैं जिसे सूगो कहते हैं। अब जिन वेजिटेबल्स को हमने खोखला किया था, उनमें इस मिक्सचर को हम भरने वाले हैं। जो टॉप हमने काटा था उसे वापस लगाएंगे। ये देखिए, परफेक्ट। पेपर्स और टमेटोज को अच्छी तरह से स्टफ करने के बाद इन्हें ओवन में रखेंगे 200 डिग्रीज लगभग 1.5 घंटे के लिए। पर यहाँ पर एक अलग ओवन है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये कास्ट आयरन कैसरोल है। इसे आग पर रखेंगे। ठीक है, तो टमेटोज और पेपर्स कैसरोल में कुक हो रहे हैं। अब मैं बनाने वाला हूँ गेम्सबॉक कबाब्स। ये बैकस्ट्रैप मीट है जो हमने गेम्सबॉक से निकाला था। मैं इसे क्यूब शेप में काटने वाला हूँ। ध्यान रहे चाकू की धार तेज होनी चाहिए। जरा देखिए इस मीट को, कितना ब्यूटीफुल पीस है। ठीक है, तो इस डिश का अगला इंग्रेडिएंट है ऑबर्जीन्स। रेड अनियन और साथ ही येलो कैप्सिकम। अब मीट को सीजन करेंगे। ये है हिमालयन रॉक सॉल्ट। इसे अच्छी तरह पीस लिया गया है। मीट को सीजन करने के लिए ये मेरा फेवरेट सॉल्ट है। और साथ में पेपर। अब हम लेंगे एक मेटल स्क्यूअर और इस पर पहले लगाएंगे गेम्सबॉक मीट। एक पीस मीट, एक पीस वेजिटेबल। देखिए इस तरह से। ओके, तो स्क्यूअर्स तैयार हो गए हैं और जो कोल है उसका टेम्परेचर भी परफेक्ट है। मैं इन स्क्यूअर्स को मीट रैक पर रखूंगा और इन्हें ग्रिल करूंगा। तो पेपर्स और टमेटोज को कुक होते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। मीट भी तैयार हो गया है, तो चलिए चेक करते हैं। देखते हैं कैसा बना है। परफेक्ट, ब्यूटीफुल कलर्स। राइस भी अच्छी तरह से पक गया है। वेजिटेबल्स पर एक बढ़िया ग्लेज आ गया है। ये बहुत टेस्टी होने वाला है। ये भी पक गया है। परफेक्ट। ये देखिए दोस्तों, वेजिटेबल्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और मीट भी अंदर तक सॉफ्ट हो गया है। अब इस प्लेटर में हम ये तज़ीकी सॉस डालने वाले हैं। ये मैंने खुद बनाई है। यम। अब मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि मैं जानता हूँ इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है। तो लीजिए, तैयार है गाइस मेडिटेरेनियन गेम्सबॉक प्लेटर, जिसमें है स्टफ्ड पेपर्स और कबाब्स।
दिख तो अच्छा रहा है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा ना। हाँ, ट्राई करके देख लो। बताओ ट्राई